कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आने यूट्यूब चैनल के इस विशेष सत्र में मैं आप तमाम जितने भी नाजरीन वर्ल्ड ओवर हमको देख रहे हैं, आप सबका इस्तकबाल है, खुशामदीद है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको जिस तरीके से मालूम है कि बोलते आने की मार्फत हम हिंदुस्तान की जो सॉफ्ट पावर है, मुश्तरका तहजीब है, इसको हम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। और वो म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, एकेडमिक वैल्यूज एटसेट्रा, हम इनके थ्रू ये एक शख्सियत को बुलाते हैं, हर हफ्ते उनसे गुफ्तगू करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं। तो मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी कि आप बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने जितनी वाली आपकी हमारी एपिसोड्स हैं वो आपको मुस्तकिल मिलते रहें। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। तो आज की एक बहुत ही खास, एक बहुत यंग और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, वोकलिस्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और बोलते आने के थ्रू ये एक ऐसी जगमगाती हिंदुस्तान की आगे विरासत या सरमाया को फैलाने वाली या आगे ले जाने वाली शख्सियत है। आपका नाम है श्री शुभांकर डे। शुभांकर डे जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है शुभांकर। बहुत बहुत नमस्कार जी जी शुभांकर जी, वैसे तो आप बनारस के ही हैं, ज्यादातर उधर रहते हैं, और आइंदा जो भी मैं बताता रहूंगा अपने नाजरीन को कि आप पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय जो कि है गोरखपुर में, उधर आप असिस्टेंट प्रोफेसर है म्यूजिक के। और लेकिन बनारस आपकी एक धरती रही है, जमीन रही है, जहां पर आप चले फिरे और आपने सीखा और आजकल सिखा भी रहे हैं। और आप एक यंग डायनामिक एक ऐसे वोकलिस्ट हैं जिसे अपने घर में एक ऐसा वरदान मिला है कि माता पिता दोनों की तरफ से एक बहुत बड़ा योगदान आपको मिला, यानी खानदानी आपको विरासत मिली है। और पंडित देवाशीष डे साहब एक बहुत ही मशहूर हिंदुस्तान के एक सिंगर हैं, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल दोनों में ही, बल्कि एकेडमिकली भी वो लिखते भी हैं, अपनी रचनाएं भी हैं। और वो खुद डिसाइपल रहे हैं पंडित पशुपति नाथ मिश्रा साहब और पंडित मुकुंद विष्णु कालविंद साहब के। और आप का क्लासिकल वोकल यानी कि विशेषकर ख्याल में, और फिर आप सेमी क्लासिकल में भी उतनी दक्षता रखते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, होली वगैरह वगैरह। और अलावा इसके लाइट वोकल में भी आपका अख्तियार उतना ही है, जैसे भजन है, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स है, बंगाली सॉन्ग्स वगैरह वगैरह वगैरह। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये आप इतने अच्छे कलाकार हैं कि आपने ऑल इंडिया रेडियो का कंपटीशन में आप फर्स्ट आए, क्लासिकल में भी और सेमी क्लासिकल में भी 2012 में। उसके बाद यंग म्यूजिकोलॉजी अवार्ड आपको 2019 में इंडियन म्यूजिकोलॉजिकल सोसाइटी मुंबई से आपको प्राप्त हुआ। गोल्ड मेडल प्रयाग संगीत समिति कंपटीशन विशिष्ट ग्रुप में मिला, और यूपी संगीतीय नाटक अकेडमी की तरफ से भी फर्स्ट प्राइज। और बहुत सारे अवार्ड्स हैं, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं, हाईएस्ट मार्क्स आपको मिले। और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उनके आपको हाईएस्ट मार्क्स की उपलब्धि में आपको फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बीएचयू में एम म्यूजिकोलॉजी के एग्जामिनेशन में भी आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ये तो है, खैर अभी बहुत सारी बातें हम बताएंगे अपने दर्शकों को, और अलावा इसके बहुत सारे आपके
जो कि नेशनल लेवल के कंपटीशन आपने जीते हैं। आईसीसीआर, ऑल इंडिया रेडियो के आप इम्पैनल्ड आर्टिस्ट हैं, और आजकल जिस तरीके से मैंने बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और करीबन 2018 से वहां पर आप शिक्षा दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं बहुत ही फॉर्मली आपका स्वागत करता हूं। और आप शुभांकर साहब, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि बोलते आने की तकरीबन 2 साल होने वाली हैं, और 150 से ज्यादा हमारी एपिसोड्स हो गए हैं। बहुत सीनियर्स बुजुर्ग लोग भी आए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप एक ऐसे रेयर यंग और एक पूरे दक्ष हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट आए हैं जिसको देख के बेइंतहा मसरत हो रही है। तो ये बताइए कि मैंने जिस तरीके से अभी अपने तमाम दर्शकों को बताया कि आपका लालन पालन जो है एक संगीत के परिवार में हुआ, आपकी शुरुआती तालीम जो है वो कैसे शुरू हुई, और कैसे आप पनपे, और कैसे कैसे आपको रुझान संगीत के प्रति मिला, इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। सबसे पहले मैं आपको सैमसंग सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये बोलते आईने का बहुत ही नामचीन आपकी सीरीज़ है, जिसके बारे में हम लोग देखते रहते हैं यूट्यूब पर। और हमारे साथ जुड़े हुए इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी मैं सादर नमस्कार प्रेषित कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं शुभंकर डे। अ, मेरा जन्म ही एक सांगीतिक वातावरण में हुआ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे बचपन से ही जो है घर में जब भी मैं सोकर उठता, जागता, सोने जाता, हर समय संगीत मेरे कानों में अपने आप जो है वो गूँजता रहता। क्योंकि मेरा जन्म एक प्रख्यात देश के विख्यात गायक, गुरु और वाग्यकार पंडित देवाशीष डे जी के घर में हुआ। जी। और माताजी सोनाली दे, उन्होंने भी संगीत की विधिवत तालीम प्राप्त की है। वैसे वो अब एक श्रोता के रूप में हम लोग के साथ कहती हैं कि फैमिली में सभी लोग गाएँगे तो सुनेगा कौन? इसलिए वो श्रोता के रूप में आज हम लोग के साथ हैं। लेकिन एक सांगीतिक वातावरण तो मुझे बचपन से ही मिला, इसलिए अपने आप ही राग, ताल, श्रुति, स्वर मेरे अपने आप ज़हन में चलता चला गया। और बचपन में जैसे कि फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू होने की बात होती है, तो पिताजी ने बहुत समय से लंबे समय से उनको सिखाने का अनुभव रहा है। लेकिन बच्चों को किस उम्र में सिखाना चाहिए क्या, इस बारे में वो थोड़े श्योर नहीं थे। तो लेकिन मेरा रुझान देखकर मम्मी ने उनसे एक बार कहा कि ये तो सुन-सुन कर ही विलंबित का जो है, शंकरा का विलंबित जो है उठा लिया है, और आप इसे कब सिखाएँगे? पिताजी ने कहा, "अरे! ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इसने मतलब सुन-सुन कर इतना कुछ कर लिया।" वाह। तो इस तरह से और फिर फॉर्मल पिताजी के पास से मेरे लगभग 5-6 वर्ष की उम्र से मेरी तालीम शुरू हुई, जो आज भी जारी है। और मैं क्रमशः एक शिक्षार्थी अपने आप को मानता हूँ। और जो भी आपने इतनी बड़ी मेरी परिचय दिया, उसका मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ। बस हाय मैं हाय। समझता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, और कुछ संगीत जो मैंने प्राप्त किया है, ईश्वर की कृपा से मैं उसे अब बाँटने भी लगा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, और बहुत विनम्रता है। और ये जरूर ये है कि ये तालीम जो है आपके वालिदैन से आपको प्राप्त हुई है। और पंडित देवाशीष डे साहब के बारे में कौन नहीं जानता, और वो खुद भी बोलते हैं ना, यूट्यूब चैनल के एक इंटरव्यू में आए, और उनका इंटरव्यू लेते हुए हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि उनके बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी मार्फत सुनना चाहूंगा कि वो एकेडमिकली उन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत लिखी, बहुत नई नई रचनाएं करी, और कुछ रचनाओं में ऐसा है कि पुरानी रागें जो लोग भूल गए हैं। और उनकी विनम्रता देख के मुझे ये खुशी हुई कि उनको कहते थे कि मैं यूट्यूब या सोशल मीडिया पे कुछ नई रचनाएं डालता था ताकि लोग क्रॉस चेक करें कि भाई ये पहले से तो प्रचलित नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई बोलता नहीं है खुला। तो इतनी हुँ, हुँ। सिंपलिसिटी में इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर गए। और उन उन उनका सिखाने का ढंग और उनकी पर्सनैलिटी से कहाँ तक आप मुतासिर हुए? मैं जो भी समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी अभी तक कर पाया हूँ,
वो सब उन्हीं के देन है और आशीर्वाद है। मेरे पिताजी ने दादा गुरुजी पंडित मुकुंद विष्णु कालवण जी और पंडित पशुपति नाथ मिश्र जी से, दोनों से तालीम प्राप्त की थी, बनारस घराना तथा ग्वालियर एवं आगरा घराना। और दोनों ही अत्यंत विद्वान और विनम्र गुरुओं से उनको जो शिक्षा प्राप्त हुई, इसका उन्होंने बहुत ही अच्छा तीनों घराने के गायकियों का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथि बंधन किया। और इसके माध्यम से एक हम मैं समझता हूँ कि एक नवीन गायकी, जिसमें सभी तत्वों को उन्होंने आगरे से लयकारी हो, बनारस की खुली दमदार आवाज़ हो, ग्वालियर की परिपक्व ख्याल गायकी हो, सबको उन्होंने एक जगह पर समावित किया है। और उन्होंने इस परंपरा को, जो गायकी को उन्होंने निर्मित किया, उसको प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से देश-विदेश में हर जगह पर उनकी गायकी की एक अलग पहचान है। इसको उन्होंने आगे चलकर शिक्षा शिक्षा के रूप में भी, गुरु के रूप में भी उन्होंने विद्यार्थियों को बाँटना शुरू किया और लगभग 1000 से अधिक विद्यार्थियों को वो क्रमशः पिछले 40-50 वर्षों से वो सिखा ही रहे हैं। तो इस क परंपरा की कड़ी में जो है, उनकी एक जो गुरु के रूप में भूमिका है, वो बहुत ही आज देश भर में हमारे बहुत सारे विभिन्न, न बल्कि देश नहीं बल्कि विदेशों से भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन माध्यमों से भी जुड़ रहे हैं, कुछ आकर भी सीखते हैं। तो इस तरह से पूरे विश्व भर में एक गुरु के रूप में इनकी विशेष ख्याति प्राप्त है। और साथ ही उन्होंने की जो उनकी एक विशिष्ट नैसर्गिक प्रतिभा है, वाग्यकारिता, अच्छा। क्योंकि वाग्यकार पर ही मैंने अपना शोध कार्य भी किया। हम्म। तो 20वीं शताब्दी के वाग्यकारों पर काम करते हुए जब मैंने देखा, तो वो ऐसे वाग्यकार बहुत ही कम हैं, जिन्होंने इतनी विविधताएँ अपनी रचनाओं में रखी हैं। एक तरफ विलंबित ख्याल हो, ध्रुपद हो, ठुमरी हो, चैती हो और लोकगीत की विधाएँ हों, हम्म। साथ ही साथ जो विशिष्ट प्रकार की रचनाएँ हैं, टप्पा और रागमाला और स्वरार्थ प्रबंध, एक ऐसी रचना जो आज बहुत ही कम सुनाई देती है, जिसमें आप स्वर और अर्थ दोनों में साम्यता है। जैसे नमन कोई शब्द हो तो नी, मा, नी, इस तरह के स्वर से आप अच्छा, पूरी रचना को बनाते क्या हैं। बात है। तो ये वाह वाह इस वाह। तरह की रचनाएँ और नामाक्षर, नाम से शुरू होने वाली प्रबंध, विशेष प्रकार की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी वाग्यकारिता में किया है। लगभग 500 से अधिक रचनाएँ हैं, जिसमें से 200 से अधिक प्रकाशित हो चुकी है और 150 और भी प्रकाशित उसमें होने वाली है बहुत जल्द। तो इस तरह के एक विशेष गुरु के सानिध्य में मुझे जो सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी के कारण से मैं जो भी संगीत के क्षेत्र में जो छोटी-छोटी आपने उपलब्धियाँ बताई, उसको मैं पार कर पाया, क्योंकि हमेशा उनका साथ मुझे मिला और इन सब चीज़ों को ही मैं अपना आदर्श मानता हूँ, इसे ही आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत खूब। अच्छा शुभांकर जी, ये बताइए कि मैंने जिस तरीके से एक फॉर्मेट बताया कि हमारा बोलते आने यूट्यूब चैनल का फॉर्मेट ये है कि हम तो एक गुफ्तगू या कन्वर्सेशन पार्ट चलता है, और ये तमाम हम इसलिए करते हैं कि ये डिजिटाइज्ड वर्जन में हमारे डेटाबेस क्रिएट हो रहा है तमाम आर्टिस्ट का, जो कि लिविंग सेलिब्रिटीज हैं और आगे बढ़ रहे हैं या एस्टेब्लिश्ड हैं। उन तमाम का लेखा जोखा हम डिजिटाइज करके एक डेटाबेस बना रहे हैं, जो कि फ्यूचर में पॉस्टेरिटी है उनके काम आएगा। और हिंदुस्तान की तहजीब म्यूजिक के क्षेत्र में जो विशेषकर, चाहे वो डांस हो, आर्ट, कला, किसी भी फॉर्म में, वो महफूज होती है और आगे तक चलती है। एक बहुत बड़ा काम है। उसके अंदर हम ये भी चाहते हैं कि आपकी बातचीत के दरमियान कुछ परफॉर्मेंस भी होती रहे। तो आज की नशिस्त में मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाहूंगा शुभंकर जी, कि कोई एक शुरुआत ऐसी महफिल की कीजिए, और क्लासिकल बेस्ड कोई बंदिश आप बताइए, क्या गाने जा रहे हैं आप हमारे तमाम दर्शकों के लिए, ताकि मजा आ जाए। ये बहुत ही आप जो है सराहनीय काम कर रहे हैं, जो आपने कहा भी कि ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। जी। आज से 150 साल पहले का संगीत क्या था, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे पास वो तकनीकें नहीं थी। क्या और बात। आज इस तकनीक का भरपूर आप प्रयोग करके जो ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस बना रहे हैं, आने वाली शताब्दियों तक नहीं बल्कि हज़ारों वर्षों तक जो है, सभी आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। अरे। तो आज मैं चैत्र का महीना चल रहा है हाँ हाँ। और पिताजी की एक रचना है राग शिवरंजनी में, कोयल बोले कुकू, उसी को मैं शुरुआत में आपके समक्ष रख रहा हूँ। क्या बात है।
कोयल बोले को बोले, कोयल बोले को बोले, अब वागिदार पर बोले, अब वागिदार पर बोले, कोयल बोले को बोले, कोयल बोले बावरिया बना गयो रे, बावरिया बना गयो रे, बावरिया बना गयो रे, कूक सुनत कूक उठत जियरा, अब का करूं, का करूं, अब का करूं, का करूं, अब का करूं, मायना बोले, कोयल बोले को बोले, कोयल बोले गरे सारे गरे गरे रे गरे रे गरे गरे रे सारे साधा पर सारे गरे सारे गा पर गा पर सा पर सारे गरे गरे सारे साधा सारे गा पर सा पर सा कोयल बोले को गरे गरे सारे गा पर सा पर सारे गरे गरे सारे साधा सारे सारा गा पर सा कोयल बोले को पर बोले अब वागिदार पर बोल कोयल बोले कोयल बोले कोयल बोले कोयल बोले बात है, वाह 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 शुभांकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मार्वलस प्रेजेंटेशन, फेबुलस आपकी परफॉर्मेंस रही। अरे ये बताइए कि आप विशेषकर बनारस से हैं, एक बनारस के मुतालिक एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में
बनारस का जो योगदान है टुवर्ड्स म्यूजिक, डांस के विशेषकर एंड फाइन आर्ट्स, तो इसमें आप बताइए कि आप तो वहीं पले पड़े, कौन कौन सी यादगारें, कौन बड़े ऐसे आर्टिस्ट आपने देखे या मिले या आशीर्वाद भी लिया कुछ बड़े बड़े लोगों का, और यहाँ की मिट्टी के बारे में, कल्चर के बारे में, बनारसी रंग के बारे में थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। बनारस अपने आप में जो है नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ पर रस बना हुआ है, आज से नहीं बल्कि हजारों शताब्दियों से जो है यहाँ पे इसी प्रकार से, जैसे आपने कहा भी, हर प्रकार की कलाएं यहाँ पर अपने उच्चतम रूप में यहाँ पर विकसित हुई हैं। और विशेषकर अगर हम आज के शास्त्रीय संगीत को देखें, ख्याल गायकी हो, तो ख्याल गायकी का भी एक विशेष घराना बनारस के रूप में ख्याति लब्ध है। ठुमरी दादरा को अगर हम देखें तो ठुमरी दादरा में भी पूरब अंग की गायकी बनारस की बिना अधूरी है। उसी प्रकार से अगर तबले की बात की जाए तो विशिष्ट रूप से ये घराना रहा है, ऐसे ऐसे महान मूर्धन्य कलाकार रहे हैं जिनकी बात की क्या। डांस को देखिए, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ध्रुपद को देखिए, ध्रुपद मेला जैसा एक आयोजन पिछले हाँ, 50 हाँ। वर्षों से चल। तो इस तरह से कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि फील्ड है। म्यूजिकोलॉजी को आप देखें, क्योंकि मैंने संगीत शास्त्र से भी मास्टर्स किया। अच्छा। विदुषी प्रेमलता शर्मा जी का जो योगदान है, हाँ, वो हाँ। पूरे भारत भर में संगीत शास्त्र को प्रचार प्रसार बहुत करने में बहुत एक लाजवाब। जी 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 कहा जी। जाता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को देखा जाए, हर फील्ड को आप कोई भी, जो कहा जाता है कि संगीत में गीतम वाद्यम तथा नृत्यम तीनों रूप समाहित है, तो बनारस में भी संगीत के सभी प्रकार के आयामों में का एक विशेष जो है घराना कह सकते हैं, विशेष शैली यहाँ पर दिखाई देती है। और अ, जहाँ तक बात है कि आज की स्थिति में जो बनारस है, हर चीज में हम अपने, चाहे अपने अच्छी चीजों को आज प्रोजेक्ट करते हैं। आप जो है मंदिर की वो हो, विकास हो, उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आज हमारे जो यहाँ की फूड है, कल्चर है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इसी प्रकार से विशेषतः हमें लगता है कि संगीत के लिए यहाँ पर एक विशेष समारोह इस तरह के होने चाहिए, जहाँ पे बनारस के कलाकार बनारस की जो खुशबू है उसको देश भर में बिखेर सके, जिससे कि बनारस की जो हम्म। बहुत सी चीजें गुप्त रूप में यहाँ पर रही हैं, लेकिन वो बहुत सशक्त रही हैं। ऐसी ऐसी अच्छा। यहाँ पे वाग्यकार भी हुए हैं जिनको नहीं लोग जानते, लेकिन इन्होंने एक से एक बढ़कर काम किए हैं। तो हम्म। उन सब चीजों को प्रकाश में लाने के लिए एक बहुत जरूरी है कि एक यहाँ पे विशाल समारोह हो हर वर्ष, जिससे कि हम बनारस की उस खुशबू को जो है, जो कला की खुशबू है, उसको भी हम देश दुनिया तक पहुंचा सकें। और ये बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं शुभंकर जी। और अगर हम इतिहास भी देखें और टिल डेट तक देखें कि फनून लतीफ़ा में जो आपका डोमेन रहा है आर्ट कल्चर का बनारस का, उसमें चाहे क्लासिकल हो, चाहे सेमी क्लासिकल हो, चाहे ताल वाद्य हो, चाहे कंपोजिशन के अंदर हो, चाहे डांस हो, क्या हर जगह उस पे अपनी विधा पे बनारसी रंग बोला जाता है। और मैंने तो आपका जब बायोडाटा में खंगाल रहा था तो उसमें बड़ा खुशी हुई देख के कि आपने क्लासिकल में भी, सेमी क्लासिकल में भी, आप ऑल इंडिया रेडियो के एक अच्छे सिलेक्टेड आर्टिस्ट हैं, वहाँ की विनिंग फर्स्ट पोजीशन आपने ली। और आपने म्यूज जो है करा, और PHU से बहुत आपकी कामयाबी देखी मैंने। मैं जब पर्सनली देख रहा था, एक विशेष रोल या स्थान रहा है हमारे बनारस का, वो सेमी क्लासिकल में बहुत रहा है। और आपके पिताजी से भी बातचीत हो रही थी, तो वो उसमें सेमी क्लासिकल के नाम में तो पूरी वर्ल्ड को उन्होंने धाक जमा रखी है हमारे सेमी क्लासिकल में। और उपशास्त्रीय संगीत, तो उसमें अगर हम देखें तो जैसे आपकी ठुमरी है, चैती है, दादरा है, झूला है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। बड़े बड़े सितारे वहां पर पैदा हुए हैं बिल्कुल। और रूल करा है पूरी वर्ल्ड को, और अभी भी कर रहे हैं। ये बताइए कि आज के नशिस्त में अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि भाई, मुझे पर्सनली चैती बड़ी पसंद है, और चैती के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लिसनर्स को या दर्शकों को, चैती होता क्या है, और उसकी एक छोटी सी झलक पेश कीजिए प्लीज। ये बहुत ही अच्छा आपने पूछा, क्योंकि लोक संगीत जो हमारी विधा है, वो कहीं न कहीं लोक से जुड़ी हुई है। और लोक परंपराएँ
कहीं न कहीं प्रकृति से बहुत जुड़ी रहती हैं। जी। तो प्रकृति में जो ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, उन ऋतुओं के परिवर्तित होने के साथ मन में अलग-अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। उन्हीं अच्छा। को व्यक्त करने के लिए जो अलग-अलग गीत के प्रकार हैं। होली जो जी। उल्लास का माहौल होता है, वो होलियों में हमें दिखाई पड़ता है। हाँ। वर्षा ऋतु के आनंद की बात हो तो हम जो है कजरियों का प्रस्तुतिन करते हैं। उसी में वर्षा ऋतु में झूलने की जो है डारियों में लोग झूला डाल के पहले झूलते थे, वहाँ से झूले गाने की परंपरा शुरू हुई। उसी प्रकार से जो चैती है, वो चैत्र मास की जो एक हम देखते हैं कि वसंत के जाते ही एक थम सी जाती है कुछ चीज़ें, जब पतझड़ शुरू होता है, तो वहाँ पर हर चीज़ जैसे लगता है कि अब शायद समाप्ति की ओर जा रहा है, अब शायद वो अवसान की ओर जा रहा है। लेकिन उसी में एक उम्मीद भी बनी रहती है कि नई कोम्पलें भी फिर आती रहती हैं। तो ये जो वसंत का द्वंद है, ये होलियों में जिस तरह से हमें उल्लास दिखाई देता है, उसी तरह से चैती में जो विरह के भाव हैं, उनको विशेष रूप से प्रधानता दी जाती है। और ये उम्मीद उसमें आप देखेंगे चैतियों में अक्सर रहता है कि पिया शायद इसके बाद आएँगे और फिर हमारा जो है जीवन फिर से गतिमान हो जाएगा। अच्छा। इस भाव को लेकर जो है चैतियों का जो है गणना की जाती है और विशेषतः होली के पश्चात जो चैत्र मास होता है, उसी माह में क्योंकि यहाँ पर बनास में गुलाबबाड़ी जैसे विशेष आयोजन भी होते हैं, तो उसी 1 माह में चैती गायन केवल किया जा सकता है बनारस में खासकर। जी। तो ये चैत्र का माह चल ही रहा है, मैं एक छोटी-सी चैती सारी सारी रतिया जगावे हो रामा ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारी सारी रतिया जगावे हो रामा। सारी सारी रतिया जगावे हो रामा। रामा सारी 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 रतिया जगावे रामा। कोयली तोरी बोलिया सारे सारे रतिया जगावे हो रामा। कोयली तोरी बोलिया सारे सारे रतिया जगावे रतिया जगावे रतिया जगावे जगावे सारे सारे रतिया जगावे हो रामा। कोयली तोरी बोलिया कोयली तोरी बोलिया सारे सारे रतिया जगावे। लुका छिपी झाके चाँद हमारी अटरिया लुका छिपी झाके चाँद
झाके 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 चार डोकाचे झाके लोकाचे पे जाके चार हमारी अटरिया मन के भीतरवा उठले लहरवा मन के भीतरवा उठले लहरवा रही 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 बिरहा सतावे हो रामा रही रही बिरहा सतावे हो रही 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 बिरहा सतावे हो रामा कोयल तोरी बोलिया कोयल तोरी बोलिया सारी सारी रतिया जगावे हो रामा कोयल तोरी बोलिया सारी सारी रतिया सारी सारी रतिया सारी सारी रतिया जगावे हो रामा कोयल तोरी बोलिया सारी सारी रतिया जगा सारी सारी रतिया जगावे रामा रतिया जगावे एक तो बहे रामा एक तो बहे रामा पवन पूरवैया एक तो बहे रामा एक तो बहे रामा पवन पूरवैया दूजे पिया मोरा छाए विध तापर तापर करे जवा जरावे हो रामा 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 कोयल तोरी बोलिया सारी सारी रतिया सारी सारी रतिया जगावे हो रामा सारी सारी रतिया जगावे हो रामा सारी सारी रतिया जगावे हो रामा कोयल तोरी बोलिया कोयल तोरी बोलिया
कोयली तोरी बोलिया सारी सारी रतिया जगावे हो राम। ये बताइए कि अब तो इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद शुभांकर जी, दिल तो कर रहा है हम खूब सुनते रहें, मौके भी आएंगे। अब एक प्रश्न मेरे अंदर जाग रहा है, वो ये है कि मैं आपको कई वर्षों से मैंने देखा है कि आपने पढ़ाई लिखाई के साथ परफॉर्मेंसेस भी करनी शुरू करी और आजकल आप पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने की बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जरूरी ऐसे जो यंगस्टर्स हैं खासकर उनके दिमाग को आप जानते होंगे साइकोलॉजिकली कि भाई परेशानियां इतनी होती हैं एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनने में, और लोग टूट जाते हैं इसमें, इस क्षेत्र में ये है, आते तो हैं फिर टूट जाते हैं। मैं आपसे कोई ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो अपकमिंग सिंगर्स हैं या वादकार हैं या आर्ट की फील्ड के क्रिटिक हैं, ये कुछ भी है, उनको क्या आप टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, क्योंकि जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, उसके म्यूजिक डिपार्टमेंट में गोरखपुर में जो है उस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर इतनी यंग एज पे बन गई है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कई लोगों से मिलते होंगे, सिखाते होंगे, आपने किताबें भी लिखी होंगी शायद, और मुझे पता चला कि कोई किताबें, अगर वो किताब आपके पास अभी हो तो वो बड़ा खुशी होगी, वो भी दिखाइएगा। और कुछ यंगस्टर्स को आप ये बताइए कि क्या क्या करना चाहिए उनको आगे इस फील्ड में बढ़ने के लिए, कितनी सीरियसनेस, कितना रियाज, कितनी उनकी जो कामनाएं पूरी होने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, इस पे प्रकाश डालिए। तो लगभग 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मुझे सौभाग्य से बहुत कम उम्र में ही जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में काम करने का ये मौका मिला। ये तो शुभांकर जी हमारी तो तरफ याद करिए, सारे बोलते आने की तरफ से बहुत बड़ी बात है। जी 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 जी। और इस माध्यम से पिताजी मुझे लगभग जब उन्होंने काफी वर्षों तक मुझे तालीम दी, 10 वर्ष 15 वर्ष पश्चात ही उनका कहना था कि देखो, संगीत बांटोगे तो वो और बढ़ेगा, जैसे हर विद्या बढ़ती है बांटने से, ऐसे संगीत को भी बांटना पड़ता है। जी अगर तुम केवल सोचोगे कि अपनी साधना कर ले, वो नहीं होता है। एक सामने आपको दूसरे को इंस्पायर करने के लिए भी खुद आप इंस्पायर होते हैं, खुद उससे सीखते हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर उनकी एकेडमी में शिल्पायन में काफी पहले से ही कुछ क्लासेस देने शुरू किए और कहा कि बेटो सिखाओ इन लोग को। तो मैं समझता था कि मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या सिखाऊंगा, लेकिन उनकी प्रेरणा से, उनके उत्साहवर्धन से मैंने देखा कि सिखाते हुए व्यक्ति उससे ज्यादा सीखता है। जब आपके समक्ष विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न आते हैं, तब आपका दिमाग में चिंतन बढ़ता है और उस चिंतन के बाद जो आप उत्तर देते हैं, उसके माध्यम से उन्हें सेटिस्फाई करते हैं, अपनी चिंतन धारा को आप आगे ले जाते हैं इसके माध्यम से। ठीक बात है। तो यूनिवर्सिटी में भी मैंने जब कार्य आरंभ किया, तो सौभाग्य से बच्चे भी मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे मिले और वे सीखने की उनके यहाँ पे गोरखपुर क्षेत्र में जो है ललक बच्चों में अच्छी दिखी मुझे। और भी जो आसपास के क्षेत्र हैं, देवरिया है, बस्ती है, इन सब छोटे-छोटे जगहों से, क्योंकि वहाँ की जो बच्चे आते हैं वो थोड़े से निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से कह सकते हैं आते हैं। तो उनके अंदर जो है संगीत के प्रति एक गहरी श्रद्धा है, क्योंकि लोक में जो है संगीत को वो सुनते आते हैं, भजनों के माध्यम से, अलग-अलग गीतों के माध्यम से। और जब वो पहुँचते हैं एक यूनिवर्सिटी पे, तो उनको फिर जो उसके स्वर, लय, तालों की जब बारीकियों के बारे में बताया जाता है, तो वो उसके प्रति काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। और अ, उन विद्यार्थियों को धीरे-धीरे कुछ नई चीज़ें बताते हुए, कुछ मैं सीखते हुए, कुछ उनके प्रश्नों से मैं जो है और भी अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हुए, मैंने पाया कि जितना आप विद्यार्थियों को देते हैं, उतना आपका भी उत्थान साथ-साथ होता चलता है। और विगत 5 वर्षों में जहाँ बच्चे बिल्कुल भी शास्त्रीय संगीत से उतनी तरह से जुड़े नहीं थे, लेकिन अब गोरखपुर जैसे क्षेत्र में भी वहाँ पर शास्त्रीय संगीत का दोबारा माहौल बन रहा है। बच्चे हम्म, अपने-अपने कॉम्पिटिशन्स में जाकर स्थान प्राप्त कर रहे हैं, विलंबित झुमरा में तक वो अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, आधे घंटे बैठ के गा रहे हैं। तो उसके माध्यम से मैं उन्हें प्रेरित करता रहता हूँ, साथ में संस्थाओं का भी वहाँ पे पुनर्गठन करके, जिससे कि अब उनको मंच मिल सके।
सबसे बड़ी जो हमारे संगीत के क्षेत्र में जो आप कह रहे थे हताशा हो जाती है, निराशा हो जाती है, वो बच्चों में इसीलिए होती है कि उनको मंच नहीं मिल पाता। इस चीज़ को मैंने बनारस में भी देखा, पिताजी ने भी हमेशा जो कार्यक्रम किए शिल्पायन में बड़े कलाकारों को बुलाने के स्थान पर उनका कहना था कि मुझे बच्चों को मंच देना ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमेशा अपील करते रहते हैं श्रोताओं से यहाँ के, और आज तो हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें 100 लोगों का एक छोटा ऑडिटोरियम है, वो कभी भी खाली नहीं जाता। 100 से 110 लोग अपने आप ही आ जाते हैं, और उन विद्यार्थियों को जो बिल्कुल छोटे हैं, जो मध्यम किशोर वर्ग के हैं, जो थोड़े युवा वर्ग के हैं, उन सबको जो है सुनते, बैठते, उठते, इससे एक समाज में भी जो है संगीत का प्रचार-प्रसार होता है, और साथ में इन विद्यार्थियों को जो एक छोटे-छोटे मंच मिलते हैं, उसके माध्यम से उन्हें कुछ आगे करने का एक नज़रिया मिलता है, एक उन्हें उत्साह मिलता है कि मुझे इस तरह से करना चाहिए। और संगीत के क्षेत्र में अवश्य ही संभावनाएँ असीम हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो संगीत को किसी भी विषय के साथ जो है जोड़ा जा सकता है। ऐसा कोई मुझे लगता है कि विषय ही नहीं है, जिसके माध्यम से जो उसके साथ वो संगीत ना जुड़ा हुआ हो। बहुत अच्छी चाहे बात। वो फ़िज़िक्स हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो कॉमर्स हो, हर चीज़ के साथ संगीत का एक जो है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि संगीत जो है वो भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो भावनाएँ जो है वो केवल एक तरह की नहीं हो सकती, हर चीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रिसर्च के क्षेत्र में अभी संगीत पे बहुत कुछ काम करने जो है बाकी हैं, और उन्हें करनी चाहिए। दूसरी परफ़ॉर्मेंस के फ़ील्ड में भी अब ये जो ऑनलाइन माध्यम भी नए-नए पनप रहे हैं, और भी जो वो है गतिविधियाँ उसके माध्यम से उनको क्षेत्र मिल सकता है। और तमाम तरह के जो दूसरे फ़ील्ड्स हैं, अगर आप फ़िज़िक्स के साथ जोड़ के किसी हॉल के अगर निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर एक्रोस्टिक्स कैसा होना चाहिए, ये एक संगीत का विद्यार्थी बेहतर उसको कर सकता है। साउंड इंजीनियरिंग करके कोई व्यक्ति उतनी उस बारीकी को नहीं समझ पाएगा कि संगीत के लिए कैसा ऑडिटोरियम ज़रूरी है, या साउंड मिक्सिंग करना है, साउंड रिकॉर्डिंग करना है। वहाँ पर अगर कोई शास्त्रीय संगीत को जानता हुआ, स्वरों को पहचानने वाला व्यक्ति अगर उसमें काम करेगा, तो उसमें और बेहतर काम कर पाएगा। बिल्कुल जो ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए मैं हम्म। समझता हूँ कि संगीत में क्षेत्रों की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें अलग-अलग विद्यार्थियों को अलग-अलग थोड़ी-सी गाइडेंस देनी पड़ती है कि आपका जो ये रुझान है, आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। आपका ये रुझान है, तो आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। और इसके माध्यम से जो है, समाज में संगीत का जो आज मुझे लगता है स्थान है, वो इससे पहले कभी नहीं रहा है कि इतना व्यापक हर व्यक्ति जो है, कहीं न कहीं संगीत के किसी न किसी विधा से वो जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसको जानता है। गीत संगीत को जो है एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। ये आज का एक हमारा काल है जिसमें ये बहुत व्यापक रूप से फैला है। इसमें यूनिवर्सिटियों का भी अपना-अपना योगदान रहा है कि इसके माध्यम से हर क्षेत्र के बच्चों को, हर जगह के विद्यार्थियों को जो है मौका मिला सीखने का, और फिर वो अपने-अपने टैलेंट्स को जितना भी उसको ब्रश अप कर पाएँ, उस हिसाब से वो आगे बढ़ते चले गए। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड हम लोग का चल रहा है। जहाँ तक आपने मेरी पुस्तकों की बात की, हम्म। तो एक पुस्तक जो संपादित पुस्तक है, उसमें जी। संगीत के विषय में बहुत सारे जो है आलेख उसमें प्रकाशित हुए क्या हैं। बात, क्या और बात है। संगीत ये लेख वो संचयन, ब्यूटीफुल। जी, संगीत लेख संचयन में मैंने इसमें संपादन किया था। बहुत और अच्छा। दूसरा मैं रिसर्च करते से पूर्व म्यूज़िकोलॉजी में भी चूँकि एक डिसर्टेशन लिखना होता है, हाँ तो हाँ। इस विषय पर मैंने ताल के विभिन्न जो पद्धतियाँ रही हैं भारत में, उस पर गहन रूप से डिसर्टेशन लिखा, और बाद में सभी के गुरुजनों के मुझे जो वो मिला कि इसको आप प्रकाशित करिए। तो एक पुस्तक भारतीय संगीत की विभिन्न ताल पद्धतियाँ, ये भी प्रकाशित हो चुकी है। क्या बात, और क्या इसमें बात। मैंने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी तरह की ताल पद्धतियाँ हों, चाहे मार्गी ताल रहे हों, देशी ताल रहे हों, उसके बाद कर्नाटकीय तालों में क्या डिफ़रेंस हुए, उत्तर भारतीय तालों में क्या हुआ, और लोक के अलग-अलग प्रकार के जो विधाएँ रहीं, उसके साथ तालों का क्या संबंध है, इसको लेकर मैंने काम किया। और मैंने अपने शोध कार्य जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोफ़ेसर राजेश शाह जी के निर्देशन में 20वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय संगीत के विशिष्ट वाग्यकार एवं उनकी रचनाएँ 20वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक काल तक, इस पर मैंने अभी पूर्ण कर लिया है। तो ये भी कार्य अब हो सकता है कुछ वर्षों में इसको प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, बस ठीक यही। है, ठीक है, ठीक है। शुभंकर जी, अब हम बिल्कुल आखिरी मरहले पे पहुंच गए अपने इस गुफ्तगू के। तो मेरे जहन में इस वक्त यह आया कि आप एक बहुत प्रतिभाशाली एक सिंगर भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं, और यूथ आइकॉन की तरीके से हम आपको ले सकते हैं। तो अब दो बातें मैं आपसे चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ कि आप एक जनरल कोई ऐसा मैसेज हमारे जो
अपकमिंग यूथ हैं इन जनरल, कि कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और जो खासकर म्यूजिक के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, तो इस पे संदेश आपका। और आखिर में मैं ये चाहूंगा कि आपके फादर जो हैं वो एक बहुत बड़े कंपोजर भी रहे हैं, सिंगर भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, यानी मल्टीफेरियस। उनकी कोई बनाई हुई कॉम्पोजिशन को आप जरूर बताइएगा और उसको गाइएगा, तो ये हमारा आखिरी में ये समापन हो जाएगा इससे, इस हमारे गुफ्तगू का। तो प्लीज बताइएगा एक जनरल में मैसेज। तो आज का जो हमारा समाज का वातावरण है, वो बहुत ही सभी लोग तनाव से ग्रस्त रहते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि संगीत से अच्छा कोई भी टेन रिलीफ का माध्यम हो सकता है। ठीक। तो मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि सभी, अगर वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं भी बनना चाहते हैं, लेकिन संगीत को सुनना, संगीत को समझना, और थोड़ा बहुत अगर आप गाना गुनगुनाते हैं, तो आपके अंदर का जो सारा तनाव है वो दूर हो सकता है। क्या ये बात एक है। बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवनचर्या को, अपनी जीवन शैली को बहुत बैलेंस कर सकते हैं। ठीक क्योंकि है। आज बहुत तमाम तरह की भागदौड़ बनी रहती है उसमें, और उसमें अगर हम संगीत के माध्यम से राग दरबारी को रात को सोते हुए अगर हम सुनते हैं, तो वो अच्छा। जो हमें सुकून मिलता है, या सुबह उठकर अगर हम राग ललित का आनंद लेते हैं, तो वो जो सुकून मिलता है, बस हमको थोड़ा-सा अपनी टेस्ट को डेवलप करने की बात है। शास्त्रीय संगीत शुरुआत में ही कोई भी बहुत चीज़ें होती हैं, जो बहुत ही तुरंत आपको खुशबू उसकी अट्रैक्ट करती है और आप उसमें जुड़ जाते हैं। ठीक। शास्त्रीय संगीत थोड़ा ऐसा है कि उसको आपको थोड़ा-सा आस्वादन करना पड़ता है, उसको थोड़ा-सा जानना पड़ता है, और हाँ। उसके बाद फिर उन गहराइयों को जो है आप बहुत आसानी से डूब सकते हैं उसमें। तो हम्म। उसके माध्यम से अगर संगीत को आप जीवन का एक आचरण के रूप में उसका समावेश कर लें, तो आपके जीवन में बहुत ही जो है सार्थकता और उन्नति बढ़ती चली जाएगी। और अंत में जैसे आपने कहा कि पिताजी जो कि मेरे बहुत ही अच्छे वाग्यकार हैं, और उन्होंने बहुत से प्रकार की विशिष्ट रचनाएँ बनाई हैं। उसमें से एक खास रचना आप सभी दर्शकों के लिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। इसे कहा गया है स्वरार्थ प्रबंध। अच्छा। प्रबंध जो है हमारे संगीतों को शुरुआत में बंदिश के रूप में ना कहकर प्रबंध संज्ञा मिलती है शास्त्रों में। और इस विशेष प्रकार के प्रबंध को, जिसमें स्वर और उसके अर्थ, यानी जो हमारे स्वर हैं और उसमें जो अर्थ छिपा हुआ है उसमें, वही अपने आप उसमें स्वर को दे देगा। जैसे पिताजी की रचना है राग पूरिया में, "न मांगू धन मद मांगू"। इसकी स्वरलिपि किसी विद्यार्थी को बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान हो जाता है उनके लिए। वेरी गुड। न मांगू, नी अच्छा। मा ग, अच्छा। धनी मद, तो धन मद मांगू, सदा दरस। और इस तरह से इस रचना को गढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे पूरे अपने शोध कार्य के दौरान 2 ही 3 वाग्यकार ऐसे मिले जिन्होंने इस तरह के, इसको बामायना ख्याल भी कुछ लोग कहते हैं, या स्वर सागर भी कहते हैं कुछ लोग। लेकिन इस तरह की रचनाएँ करने वाले वाग्यकार मुझे बहुत ही कम मिले। तो उनकी एक रचना है ये रागपुरिया की, "न मांगू धन मद मांगू सदा दरस, निस दिन गाऊँ सदा"। तो इस तरह की रचना को मैं आपके समक्ष में लास्ट में रखता हूँ। अंत में रचनाओं के विभिन्न प्रकारों में से एक बुद्धि चातुर्य युक्त रचना का प्रकार है स्वरार्थ प्रबंध, जिसमें हम स्वरों के माध्यम से ही अर्थ प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए राधा में रेधा का स्वर, श्याम में सामा, दरसन, धारे, सानी, इस तरह के जो स्वर समुदाय हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे पिताजी जो एक प्रख्यात वाग्यकार हैं, उनकी एक विशिष्ट रचना है ये स्वरार्थ प्रबंध नाम से, राग पूरिया में। "न मांगू धन मद मांगू सदा दरस"। इसकी स्वरलिपि अपने आप कोई भी ज्ञात कर सकता है। "न मांगू न्य मांगू न्य मांग धन मद धनि मद मांगू मांग सदा साधा दरस"। तो इस रचना को आप सभी आनंद लें। "न मांगू धन मद
मांगो सदा दरस न मांगो धन पद मांगो सदा दरस निस दिन में गावो सगरे गुण सरस निस दिन में गावो सगरे गुण सरस न मांगो धन पद मांगो न मांगो धन पद धरा ससी नाग उर सोहे सीसा धरा ससी नाग उर सोहे मधुरा नाम उमगे सुमर गान रसा मधुरा नाम उमगे सुमर गान रसा न मांगो धन पद मांगो सदा दरस निस दिन में गावो सगरे गुण सरस न मांगो धन पद न मांगो धन पद न मांगो धन पद This is so indeed fabulous and marvelous presentation, and especially composed by your father, पंडित देवाशीष डे साहब की तरफ से। शुभंकर जी, आज आप बोलते हैं यूट्यूब चैनल के इस विशेष सत्र में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने पेंस लिए और इस महफिल को सजाया, बहुत खूबसूरत। हम तमाम बोलते हैं यूट्यूब चैनल की पूरी टीम के साथ तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपको बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला को आप इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। बोलते आईने